नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था की। अलग अलग जिलों से आई तस्वीरें यकीनन आपको हैरान कर देंगी कि आखिर आज जिस विकास के दावे किए जाते हैं उसकी छवि आखिर शिक्षा व्यवस्था पर क्यों दिखाई नहीं देती। क्यों आज भी स्कूल जर्जर हालत में है, क्यों आज भी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और क्यों आज भी छात्रों को अपने भविष्य के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। करेंगे आज इसी मुद्दे पर बात। कोई भवन नहीं बने। हमारे लड़का है 3 तारीख के गायब थे। खिलाड़ी लोग के लिए ग्राउंड नहीं है। हमारे देश का भविष्य कहे जाने वाले छोटे छोटे बच्चों को क्या हम शिक्षा की बुनियादी सुविधाओं से महरूम रख रहे हैं? ये सवाल इसीलिए क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यही बयां कर रही हैं। आलम यह है कि कहीं स्कूलों में मास्टर जी नदारद हैं तो कहीं एक ही कक्षा में 8-8 कक्षाएं लगाई जा रही हैं। सवाल यही कि आखिर हमारे देश के भविष्य ये बच्चे इन हालातों में कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों की हैं। जी हां, वही सरकारी स्कूल जिसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार अपनी पीठ थपथपाने से बिल्कुल गुरेज नहीं करती। वही सरकारी स्कूल जहां शिक्षकों के होने का दावा किया जाता है और ये वही सरकारी स्कूल है जहां बच्चों के बेहतर भविष्य को गढ़ने का दावा किया जाता है। लेकिन इन सब के विपरीत धरातल से वाकई हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जो कि सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं। आज हम आपको छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे ही स्कूलों की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखने के बाद आपके भी जहन में ये सवाल उठेगा कि आखिर यहाँ बच्चों का भविष्य कैसा होगा, क्योंकि जो व्यवस्थाएं स्कूलों में देखने को मिली वो वाकई जिम्मेदारों पर और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं बालोद की। बालोद के गांव पीपरछेड़ी के छात्र और अभिभावक शिक्षा व्यवस्था से इस कदर नाराज नजर आए कि उन्होंने स्कूल पर ही ताला जड़ दिया और स्कूल के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया। और ये सब इसीलिए क्योंकि छात्र लंबे समय से शिक्षक की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। आज तक से मतलब कोई भवन नहीं बने हैं। शासन प्रशासन से मांग करत हमारा अस्पताल प्रबंधन समिति गाँव वाला मना थक गेन। अंत में भूपेश बघेल के सरकार आई से स्वीकृत करे रही से टेंडर भी हो गई से वर्तमान सरकार है और एक शिक्षा सत्र को ध्यान में रखते हुए यहाँ भी शिक्षक की व्यवस्था के लिए इनके द्वारा कहा गया था और यही था। और हमने व्यवस्था अगल जो हमारे स्कूल हैं नजदीक के वहाँ से हमने सुनिश्चित की। अब जरा नारायणपुर से सामने आई तस्वीर देखिए। अबूझमाड़ के मोहंदी में मिडिल स्कूल का संचालन टीन शेड के नीचे किया जा रहा है, जहां पहली से 8वीं तक की कक्षा का संचालन किया जा रहा है। इस बीच छात्रों का साफ कहना है कि एक साथ इतनी कक्षाओं के संचालन के कारण उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। अबूझमाड़ में शिक्षा व्यवस्था क्या और किस तरह की उसकी जायजा लेने के लिए हम घोर नक्सल प्रभावित मोहंदी पहुंचे हुए हैं। अभी ये जो क्लास है यहाँ पे 4वीं से 5वीं तक की कक्षाएं संचालित हो रही है, जहाँ पे शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहीं आप दूसरी तरफ जब देखेंगे तो यहाँ पे 1ली से 3री तक का कक्षा का संचालन किया जा रहा है, जिससे अंदाजा यही सहज ही लगाया जा सकता है कि क्या और किस तरह की पढ़ाई बच्चों की हो रही होगी। वहीं दूसरी ओर नारायणपुर के मोहंदी में संचालित स्कूल में शिक्षकों की कमी है, जिसके कारण छात्रों का भविष्य खतरे में है, क्योंकि यहाँ मास्टर जी महीने में केवल एक ही दिन स्कूल आते हैं और उसके बाद स्कूल पूरे महीने बंद रहता है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ बच्चे किस तरह शिक्षित हो रहे होंगे। आते हैं फिर 1, 2,
महीने का बात आते हैं, ठीक से नहीं पढ़ाई भी नहीं करते। स्कूल है लेकिन वहाँ गुरुजी नहीं आते सर। शिकायत किए हैं लेकिन नहीं आए हैं सर। पानी तो है लेकिन टंकी वहाँ लगाना है लेकिन अब तो नहीं लग रहा है सर, बहुत दिन हो गया। नारायणपुर से एक और तस्वीर सामने आई जहां सड़क बदहाल होने के कारण बच्चे स्कूल तक जाने से कतराते हैं, लेकिन मजाल है कि प्रशासन इनकी ओर कोई ध्यान दे। और अब बात करते हैं जगदलपुर की, जहां पहले नक्सलियों की ओर से खुद का स्कूल चलाया जा रहा था। सुरक्षा बलों के यहां पहुंचने पर नक्सली यहां से भाग निकले। अब इस स्कूल को स्थानीय बच्चों के लिए दोबारा संचालित करने की मांग की जा रही है, लेकिन फिलहाल इस ओर किसी का कोई ध्यान नहीं। और अब बात करते हैं बलौदा बाजार की, जहां गांव अर्जुनी में मौजूद प्री मैट्रिक छात्रावास से कक्षा 9वीं की छात्र लापता हो गई। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि मामले की जानकारी छात्रावास की ओर से जानबूझकर देरी से दी गई। देवरानी गांव खरन हमारे लड़का है 3 तारीख के गायब थे। आदिवासी छात्रावास अर्जुनी से लव कुमार ध्रुव कब ले गए थे 3 तारीख से हम जे रहे छात्रावास से वो ओकर बाद कलेक्टर ऑफिस आए हैं। और अब बात करते हैं बलरामपुर की, जहां आत्मानंद स्कूल में छात्र को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया। 8वीं की छात्र को शिक्षक ने डंडे से बेरहमी से पीटा। वहीं राजनांदगांव, जिस खेल के मैदान को ये सोचकर बनाया गया कि वहां खिलाड़ियों के लिए खेलों का आयोजन होगा, वहां खेल नहीं बल्कि अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कराया जा रहा है। आए दिन इस खेल के मैदान में या तो शादी पार्टी होती है या फिर साप्ताहिक मेले या फिर बाजार लगा दिए जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि अब तो कोई जगह ही नहीं है, रोड में ही खेलना पड़ेगा। जिस तरह का आयोजन होते हैं, कुछ भी फंक्शन होते हैं, सब ग्राउंड में ही होते हैं और खिलाड़ी लोग के लिए ग्राउंड नहीं है। तो ये है छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था, जिसकी तस्वीर सामने आने के बाद आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ किस तरह छात्रों के भविष्य निर्माण का काम किया जा रहा है और इसको लेकर शिक्षा विभाग कितना सक्रिय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको छत्तीसगढ़ से सामने आए कुछ चौंकाने वाले आंकड़े बता देते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में 3000 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां प्राचार्य नहीं है। वहीं स्कूलों में 8194 शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। इसके साथ ही 22,000 सहायक शिक्षकों के पद भी खाली पड़े हैं और 2524 लेक्चरार के पद भी खाली पड़े हुए हैं। तो एक तरफ ये आंकड़े हैं और दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था की सामने आई तस्वीर के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर कब सुधरेगी सरकारी स्कूलों की तस्वीरें? सरकारी स्कूलों में अव्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार कौन है? नौनिहालों के भविष्य के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है, ये भी एक सवाल है। और क्या ऐसे गढ़ा जाएगा देश का भविष्य? जिम्मेदार अधिकारियों की नींदें कब टूटेंगी? क्योंकि करोड़ों का बजट तो पास हुआ है, लेकिन फिर भी सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं? ये तमाम तरह के सवाल हैं और इन्हीं सवालों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता रायपुर से जुड़ गए हैं, हेमंत संचेती हमारे साथ नारायणपुर से जुड़ गए हैं और अनूप अवस्थी जगदलपुर से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले सत्यप्रकाश, आपका रुख करूंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जब हम बात करते हैं और यहाँ के स्कूलों की हम जब बात करते हैं तो व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर फेल होती हुई नजर आती है। ना तो शिक्षकों की उपस्थिति यहाँ पर होती है, ना ही तरीके का भवन यहाँ पर मौजूद होता है बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो ऐसे कैसे देश का भविष्य गढ़ा जाएगा? देखिए, एक बड़ा सवाल तो है ही, और इसलिए बड़ा सवाल हो जाता है क्योंकि ज़मीनी स्तर पे कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने निकल के आती हैं और मौजूदा वक्त में भी कई जगहों पे ऐसे हालात हैं जो रिपोर्ट के जरिए भी हम दिखा रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरह से शिक्षा की गुणवत्ता की बात आती है, जिस तरह से शिक्षण संस्थानों में या जिस तरह से स्कूलों में आवश्यक जो संसाधन है उसे मुहैया कराने की बात आती है, तो उस मसले पे भी
कई सारे ऐसे स्कूल है जहां पे व्यवस्थाएं फेल नजर आती है या नदारद नजर आती है। हालांकि ये जरूर है कि दावे बहुत सारे किए जाते हैं कि स्कूलों में व्यवस्थाएं अब सुदृढ़ हुई है, स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने की पहल की जा रही है, स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर की जा रही है, कई सारे बंद जो स्कूल हैं उन स्कूलों को फिर से खोला गया है। लेकिन धरातल पे जब जमीनी स्तर पे जाके देखा जाता है तो ऐसे में कई सारे दावे जो हैं वो हकीकत में बदलते हुए दिखाई भी नहीं देते और फिलहाल वक्त में भी इस तरह के हालात कई जगहों से निकल के सामने आ रहे हैं। इसलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर बच्चों के भविष्य को गढ़ने का मंदिर है जो स्कूल है वो, और वहाँ पे अगर जो मूलभूत संसाधन है, मूलभूत सुविधाएं हैं वो अगर मुहैया नहीं हो, कहीं पे पक्की छत मुहैया नहीं हो, कहीं पे बाउंड्री वॉल मुहैया नहीं हो, कहीं पे अहाता मुहैया नहीं हो, कहीं पे पीने का पानी मुहैया नहीं हो, कहीं शौचालय की अगर व्यवस्था नहीं हो, कहीं पे स्कूल का भवन नहीं हो, कहीं पे शिक्षक नहीं हो, तो समझिए फिर पढ़ाई की गुणवत्ता और शिक्षा व्यवस्था किस दिशा में जाएगी। तो इसलिए कई सारे सवाल और अलग अलग जगहों से जब ऐसी तस्वीरें निकल के आती हैं तो वो सवाल खड़े होते हैं, वो सवाल मौजूद होते हैं। बिल्कुल, ये सवाल जरूर खड़े होते हैं। हेमंत संचेती, जब सरकार इतना भारी भरकम बजट जारी करती है और जब इतने पद जो हैं वो रिक्त पड़े हुए हैं और स्कूलों में जरूरत है टीचर्स की, तो फिर आखिरकार इन टीचर्स की यहां पर नियुक्ति क्यों नहीं हो पा रही है और स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि परिजनों को आकर के ताला जड़ना पड़ता है। अबूझमाड़ इलाके में शिक्षा की व्यवस्था को देखकर लगता है कि शासन प्रशासन के जो दावे किए जाते हैं वो पूरे खोखले साबित हो रहे हैं। हम जब मोहंदी गांव पहुंचे थे तो एक कमरे के अंदर पहली से 8वीं तक की क्लास लग रही है। अब वहां पे पहली से जब 8वीं के क्लास का संचालन हो रहा है, एक दूसरे की क्लास की आवाजें आती हैं तो बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती। इस बात को वहां के शिक्षक भी स्वीकार रहे हैं। वहीं जो आसपास के स्कूलों में जो अंदरूनी इलाके, उन स्कूलों में तो शिक्षक जा ही नहीं रहे हैं, स्कूल बंद पड़े हुए हैं। तो ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि जो आने वाले भविष्य कहे जा रहे हैं बच्चे, उनका भविष्य गढ़ा जाएगा, जबकि जो प्राइमरी स्कूल है वो कहा जाता है कि वो बच्चों की नींव होती है पढ़ाई की। वहीं से ही अगर बच्चे की पढ़ाई सही नहीं हो पाएगी तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे। अबूझमाड़ को नक्सल दंश के जब अधिकारी से भी बात करते हैं तो वो संवेदनशीलता की बात करते हैं इलाके की, लेकिन जब जमीनी स्तर पर जाके देखा जाए तो संवेदनशीलता को दर्शाना एक अधिकारियों का बहाना बन चुका है कि वो क्षेत्र को नक्सल इलाका बताते हैं और वो अपनी जिम्मेदारी से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की कोशिश यहां पर अधिकारी और जिम्मेदार करते नजर आते हैं। और जगदलपुर की स्थिति को अगर अनूप समझने की कोशिश की जाए तो यहां पर क्या कुछ बेहतर नजर आता है? क्योंकि अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो हर जगह से ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आती है जहां पर सरकारी स्कूलों की जो स्थितियां हैं वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं और बच्चे अगर पढ़ाई कर भी रहे हैं तो एक भवन के अंदर कई सारी क्लासेस संचालित होती हैं। कीर्ति, मैं हेमंत संचेती की बात से अपनी बात शुरू करता हूं। जैसा उन्होंने बताया कि बस्तर का एक बड़ा इलाका है, खासतौर पर दक्षिण बस्तर का, जहां पर नक्सलवाद का दंश झेल रहा है, लेकिन सिस्टम ये बन गया है कि ये बहाने के रूप में उपयोग किया जाता है। ये नक्सल प्रभावित इलाका है और यहाँ पर वो सुविधाएं हम नहीं पहुंचा पाएंगे जो सुविधाएं आमतौर पर बच्चों को मिलनी चाहिए। आप रेखा वाया की जो हम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, यहाँ पर 2 दशक पहले एक सरकारी स्कूल चलता था, लेकिन सलवा जुड़ूम के दौरान नक्सलियों ने ये स्कूल ध्वस्त कर दिया था। अभी 3 महीने पहले एक बार यहाँ पर एनकाउंटर होता है, इसके बाद नक्सली यहाँ से भागते हैं और बाद में लगभग 11 जो गांव हैं उनके द्वारा ये स्कूल का संचालन किया जा रहा है भूमकाल के नाम से। जो गांव के ही 10वीं और 12वीं तक पढ़े हुए बच्चे हैं वो इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यानी कि समझिए कि 2 दशक तक आजाद भारत का एक ऐसा हिस्सा जहां पर सरकारी स्कूल ही संचालित नहीं हो रहा है। इससे समझा जा सकता है कि बस्तर की परिस्थितियां किस कदर खराब हैं शिक्षा व्यवस्था के नाम पर। और ये हाल सिर्फ दक्षिण बस्तर या नारायणपुर का नहीं है, ये जो हाल है जगदलपुर के आसपास के इलाकों का भी लगभग ऐसा ही स्थिति है। कई जगह पर एकल शिक्षक हैं, कहीं पर 2 शिक्षक हैं, लेकिन कई जगह पर स्कूल में शिक्षक पहुंचते ही नहीं। खासतौर पर बारसूर का बॉर्डर का जो इलाका है जो कि बस्तर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर क्षेत्र को शेयर करता है, यानी कि इन इलाकों में शिक्षा व्यवस्था बेहद खराब है। बिल्कुल। सत्यप्रकाश, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि जिस तरह से हेमंत संचेती और अनूप अवस्थी दोनों ने इस बात का जिक्र किया कि अगर नक्सल प्रभावित इलाका है तो यहां पर जिस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए
इस बात का हवाला दिया जाता है कि नक्सल प्रभावित इस वजह से हम वाली सुविधाएं आपको मुहैया नहीं करवा पाते हैं। तो क्या अब इसे कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल के तौर पर यूज किया जाता है, उदाहरण के तौर पर यूज किया जाता है कि ऐसी व्यवस्थाएं हैं और नक्सल प्रभावित इलाका है, इस वजह से हम आपको वो सुविधाएं नहीं दे सकते। तो क्या ये बहुत ईजी हो गया है अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने के लिए? देखिए, हमारे सहयोगी जिस तरह की रिपोर्ट बता रहे हैं या जिस तरह से वो ज़मीनी हालात से रूबरू करा रहे हैं, मुझे लगता है कि जिम्मेदार सरकार में बैठे हुए इस बात को सुन रहे होंगे और अगर इस ओर ध्यान दें तो बहुत बेहतर होगा छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था के लिए, बस्तर के उन दूरस्थ इलाकों के शिक्षा व्यवस्था के लिए जहाँ पे नक्सलियों का खौफ एक तरफ है, शिक्षा पाने के लिए स्कूलों तक बच्चे आ रहे हैं, उनके अभिभावक भेज रहे हैं, मुख्य धारा से वो जुड़ना चाह रहे हैं, आगे अपना भविष्य गढ़ना चाह रहे हैं, वो एक तरफ है। तो ऐसे परिस्थितियों में तो और ज़्यादा और बेहतर तरीके से उन्हें शिक्षा की व्यवस्थाएं उन अंदरूनी इलाकों में भी मुहैया हो, इसकी व्यवस्था पे पुरजोर तरीके से जोर दिया जाना चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि न सिर्फ बस्तर के या अंदरूनी इलाकों की बात है, बल्कि मैदानी भी कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां से ऐसी तस्वीर बीच बीच में आ रही है और लगातार ऐसी तस्वीरों को हमने पहले देखा भी है और दिखाया भी है कि किस तरह से स्कूलों में जो है व्यवस्थाओं को लेकर वहाँ के पालक और वहाँ के बच्चे नाराज़गी जता रहे हैं, किस तरह से शिक्षकों की कमी को लेकर नाराज़गी जता रहे हैं, किस तरह से व्यवस्थाएं नहीं है तो उसको लेकर नाराज़गी जता रहे हैं या वो चीज़ें सामने निकल के आ रही है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो न सिर्फ जो नक्सल प्रभावित या अंदरूनी इलाके हैं बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी ऐसी तस्वीरें और ऐसी खबरें और ऐसे ज़मीनी हालात हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर विशेष ध्यान देना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि शिक्षा एक ऐसी मूल बात है जो बच्चों को आगे अपना भविष्य गढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसे में तो इस ओर बहुत और बहुत विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और हेमंत, जब हम बात करते हैं नक्सली सोच के खात्मे को लेकर के, तो शिक्षा उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर ऐसे एरियाज में, नारायणपुर जैसे एरिया में अगर शिक्षा की व्यवस्था ही दुरुस्त नहीं होगी तो सोच से बाहर निकलने के लिए कैसे मदद मिल पाएगी? जी हाँ, सबसे बड़ी बात है कि अगर वहाँ के बच्चे, वहाँ के लोग अगर शिक्षित नहीं होंगे तो जानेंगे क्या कि उनका अच्छा क्या है, उनका बुरा क्या है। इसका फायदा नक्सली उठा रहे हैं और उन्हें बहला फुसला के नक्सल विचारधारा में जोड़ रहे हैं। वो सरकार के खिलाफ उन्हें कर रहे हैं। अगर वहाँ शिक्षा व्यवस्था सही होती, लोग अपने आप को समझते, अपनी अच्छाई और बुराई को जानते, तो ये स्थिति इतनी विकराल नहीं होती जो आज की स्थिति बनी हुई है, जिससे सरकार भी परेशान है और चाह रही कि सरकार आगे समय में नक्सलवाद का खात्मा करे और उन इलाकों में विकास करे। तो विकास पहुंचाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि वहां पे हम शिक्षा व्यवस्था अच्छी करें, लोगों में शिक्षित करें, उन्हें अच्छे बुरे की समझाइश दें, तब वहां के लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। और आगे जब हम नक्सलवाद की बात करें कि नक्सलवाद का खात्मा हो, तभी वो खात्मा हो सकता है जब वहां के लोग शिक्षित होंगे। बिल्कुल, जब लोग शिक्षित होंगे तभी कहीं ना कहीं इस मानसिकता से बाहर निकल पाएंगे। अनूप, अगर हम बात करें जगदलपुर की, एक तरफ तो हम नक्सलवाद की बात करते हैं, लेकिन अगर अधिकारियों की बात करें तो उनका क्या कहना है कि कब तक वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा ताकि जो भवन है वो सही तरीके से संचालित हो पाए? टीचर्स की जो नियुक्ति की बात होती है, वहां पर टीचर्स के पहुंचने की जो बात होती है, वो कब तक ठीक हो पाएगी? बिल्कुल फिर देखिए, हम यहाँ के अधिकारियों से बातचीत करते हैं। हमने जो बस्तर जिला है वहाँ के भी अधिकारियों से बातचीत की, दंतेवाड़ा के भी अधिकारियों की राय जाननी चाहिए इस मसले पे। अभी हाल ही में सरकार ने नियत नेलानार योजना शुरू की है, जिसके तहत जो कैंप स्थापित किया जाएगा इन अंदरूनी इलाकों में, वहाँ के जो क्षेत्र होगा 5 किलोमीटर का एरिया, वहाँ पर इन सुविधाओं को पहुंचाया जाएगा। यानी कि अधिकारी ये कहते हैं कि पहले सरकार की भी प्राथमिकता है, शासन प्रशासन की भी ये प्राथमिकता है कि उन अंदरूनी इलाकों में पहले कैंप स्थापित किया जाए, ताकि अगर वहां पर कोई निर्माण कार्य होता है तो नक्सली उसको नुकसान ना पहुंचाए। नक्सलवाद एक अलग चुनौती है जो कि चाहे वो निर्माण कार्य हो या शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, उनको जमीनी स्तर तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती के रूप में देखी जाती है। जी, बहुत शुक्रिया फिलहाल आप तीनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।